दिन रात को उस लड़के ने सपना देखा कि उसका विवाह सूरजपुर राज्य की राजकुमारी के साथ हो गया है। आंख खुलने पर उसे बड़ी खुशी हुई और वो खिलखिलाकर हंसने लगा, किंतु दूसरे ही क्षण उसने सोचा, कहाँ सूरजपुर की राजकुमारी और कहाँ मैं गरीब विधवा का पुत्र। कोई मेल नहीं। इसीलिए ये स्वप्न झूठा है, झूठा है ये स्वप्न, झूठा झूठा झूठा। और वो सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका हंसना रोना सुनकर उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, अभी तो तू हंस रहा था, इतने में ही रोने क्यों लगा? लड़के ने कोई उत्तर नहीं दिया। रोज की तरह उस दिन भी वो पाठशाला गया तो वहां भी स्वप्न को याद करके हंसने लगा। क्या हुआ बेटा, तुम इतने जोर जोर से हंस और रो क्यों रहे हो? नहीं 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 गुरुजी, मैं आपको इसका कारण नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। इस बात से गुरुजी नाराज हुए और दंड देकर कारण बताने को विवश करने लगे, परंतु लड़के ने कुछ भी नहीं बताया। शाम को जब छुट्टी हुई तो लड़का रोता हुआ घर आया। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? माँ, आज ना पाठशाला में गुरुजी ने मुझे हंसने की वजह से दंड दिया है। उसकी दशा देखकर विधवा बहुत दुखी हुई। उसने तुरंत ही राजा के पास जाकर पाठशाला के गुरुजी की शिकायत कर दी। राजा ने गुरुजी को बुलाकर लड़के को दंड देने का कारण पूछा तो गुरुजी बोले, महाराज, जब मैं सभी लड़कों को पढ़ा रहा था तो ये लड़का हंसने और रोने लगा। मैंने इससे कारण बताने को कहा तो इसने इनकार कर दिया, इसीलिए मैंने इसे दंड दिया, किंतु फिर भी इसने हंसने और रोने का कारण नहीं बताया। ओ, ऐसी बात है। क्यों लड़के, तुम क्यों हंसने और रोने लगे थे? क्या बात है? नहीं 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 महाराज, इसका उत्तर तो मैं आपको भी नहीं बता सकता। क्यों रे लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजा को उत्तर बताने से मना कर दे? सैनिकों, तुरंत इस लड़के को कारागार में बंद कर दो, ले जाओ इसे। राजा के आगे विधवा का क्या वश चलता। लाचार और बेचारी रोती पीटती घर चली आई। इसके थोड़े दिनों बाद सूरजपुर राज्य का राजदूत राजा के दरबार में आया। राजदूत ने राजा को एक पत्र और लकड़ी के 3 टुकड़े दिए। राजा ने सूरजपुर राज्य के राजा का भेजा हुआ पत्र खोलकर पढ़ा। इन तीनों लड़कियों में से कौन सी लड़की सिरे की है और कौन सी बीच की है और कौन सी नीचे की यानी कि जड़ की है? बताओ, या तो इस प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हो, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता।
हाँ ठीक है मंत्री जी, ऐसा करो, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी इस प्रश्न का उत्तर बताएगा उसे 100 सोने के सिक्के पुरस्कार में दिए जाएंगे। जाइए। राजा की इस घोषणा की चर्चा इधर उधर होने लगी। लोग सूरजपुर के राजा के प्रश्न का उत्तर सोचने लगे। उसी रात कारागार के पास से एक बूढ़ी दासी कुछ बड़बड़ाती हुई जा रही थी। कारागार के अंदर से लड़के ने बुढ़िया को बुलाकर पूछा, क्या बात है अम्मा जी, सारे राज्य में किस बात की चर्चा इतने जोरों से हो रही है? अरे लड़के, तू क्या समझेगा, सूरजपुर के राजा ने हमारे महाराज के पास लकड़ी के 3 टुकड़े भेजे हैं और कहलाया है कि लकड़ी के इन 3 टुकड़ों में कौन सा टुकड़ा सिरे का है, कौन सा बीच का है और कौन सा नीचे का है। या तो इस प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो उसके साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रश्न का उत्तर बताने वाले के लिए राजा ने 100 सोने के सिक्के पुरस्कार की घोषणा की है। अरे तो ये कौन सा मुश्किल प्रश्न है, ये तो मैं ही बता सकता हूँ। बेटा, तू इसका उत्तर मुझे बता दे, मैं गरीब बुढ़िया हूँ, 100 सोने के सिक्के इनाम में मिल जाएंगे तो जीवन आराम से कट जाएगा। अच्छा, तो जाकर एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें तीनों लड़कियों को बारी बारी से डाल देना। जो लड़की तुरंत ही पानी में डूब जाए वो जड़ की होगी, जो थोड़ा तैर कर फिर डूबे वो बीच की होगी, सबसे बाद में काफी देर तैर कर डूबने वाली लड़की सबसे ऊपर यानी कि सिरे की होगी। दूसरे दिन बुढ़िया दासी राजा के पास गई और बोली, महाराज, सूरजपुर के राजा के प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता सकती हूँ। राजा ने बुढ़िया को तीनों लकड़ी के टुकड़े देकर कहा, तो बताओ, इनमें से कौन सा टुकड़ा सिरे का है, कौन सा बीच का और कौन सा नीचे का? मुझे कुछ घड़ी की मोहलत दीजिए, मैं अभी इसका जवाब देकर आपके पास आती हूँ। बुढ़िया दरबार के बाग में गई। वहाँ बड़े से बर्तन में पानी भरा हुआ था। लकड़ी के टुकड़ों को उसने बारी बारी पानी में डालकर निशान लगा दिए। दूसरे ही क्षण बुढ़िया ने लकड़ी के टुकड़ों को राजा के सामने रखते हुए निशानों द्वारा बताया कि कौन सी लकड़ी सिरे की है, कौन सी बीच की है और कौन सी सबसे नीचे की है। वाह 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 वाह, अति उत्तम, अति उत्तम। वाह अम्मा जी, हम आपके जवाब से काफी प्रसन्न हुए। इसके बाद सूरजपुर के राजा के प्रश्न का उत्तर भेज दिया गया। उत्तर के साथ साथ राजा ने ये भी लिख भेजा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो हमें सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इसका उत्तर तो हमारी बूढ़ी दासी ने ही बता दिया। ये क्या, मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक बुढ़िया ने दे दिया? रुक जा, मैं अभी बताता हूं। और फिर सूरजपुर राज्य के राजा ने तुरंत ही राजदूत के द्वारा 3 गायें राजा के पास भेजी। उनके साथ एक पत्र भी लिखकर भेजा। इन 3 गायों में से कौन सी माँ है, कौन सी बेटी है और कौन सी
बेटी की बेटी यानी कि नातिन है? इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही भेजो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा ने फिर राज्य में घोषणा करवा दी कि जो सूरजपुर के राजा के प्रश्न का उत्तर बताएगा उसे 100 सोने के सिक्के इनाम दिए जाएंगे। राजा की इस घोषणा की चर्चा भी चारों ओर फैल गई। उसी रात फिर जब बूढ़ी दासी कारागार के पास से गुजर रही थी तो कारागार में बंद लड़के ने पूछा, बूढ़ी अम्मा, आज राजा ने क्या घोषणा की है जिसकी चर्चा इतनी जोरों से हो रही है? बेटा, इस बार भी सूरजपुर के राजा ने हमारे महाराज के पास पत्र भेजकर प्रश्न पूछा है। पत्र में लिखा है कि यदि प्रश्न का उत्तर नहीं भेजोगे तो युद्ध के लिए तैयार रहना। अच्छा, तो सूरजपुर राजा ने इस बार कौन सा प्रश्न पूछा है? राजा ने इस बार 3 गायों को भेजकर पूछा है कि इनमें कौन सी माँ है, कौन सी बेटी है और कौन सी बेटी की बेटी है। तीनों गाय देखने में बिल्कुल एक जैसी ही लगती हैं। ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। बेटा, यदि तू इस प्रश्न का उत्तर जानता है तो मुझे बता दे, भगवान तेरा भला करेंगे। अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ। सुनो अम्मा, जाओ और एक जगह हरी घास का ढेर इकट्ठा करके उसके चारों ओर बांस का घेरा बना देना। घेरा इतना ऊंचा हो कि गाय आसानी से कूद ना सके। ठीक है? इसके बाद अब एक काम करना, गायों को 2 दिन तक भूखा रखना। तीसरे दिन उन्हें घास के ढेर के पास में छोड़ देना। जो गाय पहले घेरा फांद कर घास खाने के लिए एकदम तेजी से उतावली होकर अंदर घुस जाए ना, उसे बेटी की बेटी यानी नातिन समझना। और जो गाय जरा रुक कर फिर उसके बाद घेरा फांदने की कोशिश करे, उसे बेटी समझना। और जो सबसे आखिर में घेरे को फांद कर घास खाने को जाए, उसे माँ समझना। हाँ माँ जी, समझ में आया? बुढ़िया दासी लड़के की बताई हुई विधि को दिमाग में रखकर घर चली गई। दूसरे दिन जब दरबार लगा, फिर से बुढ़िया राजा के पास गई और बोली, महाराज, सूरजपुर के राजा के प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी, किंतु इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए और तीनों गायों को मेरी इच्छा अनुसार एक अलग स्थान पर रखा जाए। उनकी देखरेख मैं जैसा चाहूंगी करूंगी। ठीक है, जैसा आप चाहें। राजा ने बूढ़ी दासी की शर्तें स्वीकार कर लीं और गायों को उसके हवाले कर 3 दिन का समय दे दिया। तीसरे दिन दरबार लगने से पूर्व बुढ़िया ने युवक की बताई हुई विधि से प्रश्न का उत्तर निकाल लिया। जब दरबार लगा तो बुढ़िया ने गायों को क्रमशः खड़ी करके उत्तर बता दिया। इस बार भी राजा ने प्रसन्न होकर बुढ़िया को 100 सोने के सिक्के इनाम दिए और सूरजपुर के राजा के प्रश्न का उत्तर लिखकर भेज दिया। अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के बाद सूरजपुर के राजा ने तीसरा पत्र लिखकर भेजा। सूरजपुर के राजदूत ने जब तीसरा पत्र राजा को दिया तो राजा ने खोलकर पढ़ा। मेरे पलंग के चारों पायों के नीचे 4 सोने की ईंटें रखी हुई हैं। यदि आपके राज्य का कोई इन्हें चुरा सकता है
तो ले जाइए, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। राजा ने इस कार्य को करने वाले के लिए भी इनाम रखकर घोषणा करवा दी, किंतु किसी ने भी इस कार्य के लिए बीड़ा नहीं उठाया। फलस्वरूप सारे राज्य में बेचैनी सी फैल गई। उस रात भी बुढ़िया दासी जब कारागार के पास से जा रही थी तो लड़के ने पूछा, क्या बात है बूढ़ी अम्मा, आज महाराज ने कैसी घोषणा की है जिसके कारण सारे राज्य में बेचैनी सी फैली हुई है? बेटा कुछ मत पूछो, सूरजपुर के राजा का एक तीसरा पत्र और आया है। उसमें उसने लिखा है कि मेरे पलंग के पायों के नीचे 4 सोने की ईंटें रखी हैं। उन्हें यदि तुम्हारे राज्य का कोई चोर चुरा कर ले जा सकता है तो ले जाए, नहीं तो युद्ध की धमकी दी है। अरे अम्मा जी, ये भी भला कोई मुश्किल सा काम है क्या? इसे तो मैं अकेले ही करके दिखा सकता हूँ। बुढ़िया तुरंत राजा के पास गई और बोली, महाराज चिंता करने की कोई बात नहीं। सूरजपुर के राजा की सोने की ईंटें तो कारागार में बंद विधवा का लड़का चुरा लाने को तैयार है। अच्छा, सच में? हाँ महाराज, अभी अभी उसने मुझसे कहा है कि वो सूरजपुर जाकर सोने की ईंटें चुरा कर ला सकता है। राजा ने प्रसन्न होकर विधवा के लड़के को कारागार से निकालकर दरबार में पेश करने को कहा। विधवा का लड़का जब कारागार से निकालकर लाया गया तो राजा ने पूछा, ओह, तो क्या तुम सूरजपुर के राजा के पलंग के नीचे रखी हुई सोने की ईंटें चुरा कर ला सकते हो? हाँ महाराज, मैं सूरजपुर के राजा के पलंग के नीचे रखी हुई सोने की ईंटें चुरा कर ला सकता हूँ, परंतु मुझे 6 महीने के लिए 2 नौकर और रास्ते का पूरा खर्च आपको देना होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, ठीक है। राजा ने उसे 2 नौकर और 6 महीने के लिए पूरा मार्ग व्यय दे दिया। दूसरे दिन लड़का सूरजपुर के लिए रवाना हो गया। विधवा का लड़का अब सूरजपुर राज्य में पहुंचा तो उसे पता लगा कि अच्छा, ये चक्कर है। तो राजा ने अपने महल के चारों ओर गहरे पानी की नहर खुदवा दी है, जिससे चोर पानी पार करके आने लगे तो पता चल जाए। वाह 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 वाह। और नौकर चाकरों के आने जाने के लिए केवल एक छोटा सा पुल बनाया हुआ है, और उस पर भी हर वक्त सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता है। और तो और चोर का अता पता बताने के लिए राजा ने एक ज्योतिषी भी बैठा रखा है। बहुत तेज दिमाग लगा रहे हैं सूरजपुर के राजा। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ कि कैसे मुझे चोरी करने से रोकते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। हाँ, तो बताइए राज ज्योतिषी जी, चोरों का क्या समाचार है? महाराज, वास्तु स्थिति और कुंडलियों के हिसाब से इस राज्य की सीमा पर चोर ने प्रवेश कर लिया है महाराज। वो बहुत शातिर है,
आपको संभल कर रहना होगा महाराज। ओ, ये बात है। तो ठीक है राज ज्योतिषी जी, ठीक है। सिपाहियों, तुम लोग पूरी तरह से सतर्क हो जाओ। चोर किसी भी तरह से महल के अंदर घुसने ना पाए। विधवा के लड़के ने जब वहां की दशा अच्छी तरह देख ली तो एक तालाब में डूब डूब कर कई दिनों तक सांस रोकने का अभ्यास करने लगा। एक दिन उसने राजा के घोड़े के लिए घास ले जाने वाले से बात की। ओ घास वाले भैया, यदि घास के गट्ठर में छिपाकर मुझे राजा के पास पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। नहीं 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 नहीं, क्या बात करते हो भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर महाराज को पता चल गया तो सीधा मृत्युदंड परलोक पहुंचा देंगे। देख लो, अगर मेरा काम किया तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। हाँ। जब लड़के ने खूब लालच दिया तो घास वाला तैयार हो गया। दूसरे दिन रात को जब घोड़े के लिए घास लेकर वो पुल पार करने लगा तो गट्ठर में लड़के को भी बांधकर ले गया। इस तरह पुल पार होकर जब लड़का राजा के महल के पास पहुंचा तो ज्योतिषी ने राजा को फिर सूचित कर दिया। महाराज महाराज, ये चोर महल के बहुत करीब आ गया है। इसके बाद सिपाहियों का पहरा और सख्त हो गया। अरे बाप, क्या बोलूं मैं इस महाराज को। इतने कठिन पहरे में मैं किसी भी तरह से राजा के कक्ष में तो घुस ही नहीं सकता। अब आखिरकार मुझे वो करना ही होगा। आखिर वो धीरे से नहर में घुसकर पानी में मुर्दा बनकर तैरने लगा। सुबह होने पर राजा ने फिर ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा। हाँ, तो राज ज्योतिषी जी, आज चोर का क्या समाचार है? महाराज, आज चोर पानी में मुर्दा बनकर तैर रहा है। सिपाहियों, पता करो कि क्या कोई लड़का सच में पानी में तैर रहा है या नहीं, और अगर है तो उसे मेरे पास लेकर आओ। जाओ। राजा के आदेश अनुसार सिपाहियों ने लड़के को पानी से बाहर निकाला और सामने लाया, परंतु वो लड़का बिल्कुल मुर्दा बनकर दम साधे हुए मुर्दों की तरह पड़ा हुआ था। हाँ सिपाहियों, इसे घोड़े की पूंछ में बांधकर महल के चारों ओर घसीटा जाए। अगर ये जिंदा होगा तो सड़क पर जाने से जरूर चीखेगा, चिल्लाएगा, और यदि मुर्दा होगा तो कितनी भी चोट लग जाए ये मुर्दा ही रहेगा। चलो शुरू करो। राजा की आज्ञा अनुसार लड़के को रस्सी से बांधकर घोड़े की पूंछ में बांध दिया गया। घोड़े पर एक आदमी सवार होकर उसे महल के चारों ओर सड़क पर घसीटने लगा। लड़के की पीठ कंकरियों की रगड़ से कई स्थानों पर छिल भी गई, पर वो टस से मस नहीं हुआ। अंत में राजा ने घोड़े की पूंछ से छुड़वाकर उसे फिर नहर में फेंक देने को कहा, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि वो लड़का जीवित नहीं बल्कि मुर्दा है। लड़के को नहर में फेंकवाकर राजा ने फिर ज्योतिषी को बुलवाकर कहा, ज्योतिषी,
तुम्हारी भविष्यवाणी तो बिल्कुल गलत साबित हुई। तुम तो पाखंडी हो और मेरे दरबार में पाखंडियों के लिए कोई स्थान नहीं है। सैनिकों, इसी समय ज्योतिषी को कारागार में डाल दिया जाए। ले जाओ इसे। इसके बाद राजा ने ज्योतिषी रखना बंद कर दिया और केवल सिपाहियों को सतर्क रहकर पहरा देने का आदेश दिया। लड़का नहर से उस पार निकलकर अपने डेरे में पहुंचा। 2-4 दिन शरीर की चोटों की मरहम पट्टी करने के बाद एक दिन फिर वो घसियारे से मिला। घसियारा काफी धन पाने के बाद उसे घास के गट्ठर में बांधकर राजा की घुड़साल में छोड़ आया। ठीक आधी रात को जब राजा सो गया तो वो लड़का यमदूत का वेश बनाकर महल के भीतर घुसा। भीतर जाकर देखा राजा और उसकी लड़की सोई हुई है। पहले राजा की लड़की के पास गया और उसे धीरे से जगाकर बोला, मैं यमदूत हूँ, चलो तुम्हें यमराज बुला रहे हैं, चलो। राजा की लड़की ने उसे काले कपड़ों में देखकर सचमुच यमदूत मान लिया। नहीं, अभी मैं मरना नहीं चाहती, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। अच्छा, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो एक तरकीब करो जिससे तुम बच जाओगी, नहीं तो मेरे सिवा कोई और दूत आएगा और आज तुम्हें जरूर यमराज के पास लेकर ही जाएगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए आप जो कहेंगे सब कुछ करने को तैयार हूँ। अच्छा, ये बड़ा संदूक खोलो और उसमें तुम बैठ जाओ। मैं बाहर से ताला बंद कर दूंगा, फिर कोई दूसरा दूत भी आएगा तो तुम्हें यहां ना देखकर वापस चला जाएगा। लड़की ने संदूक खोल दिया। उसके भीतर बैठ जाने पर लड़के ने बाहर से ताला बंद कर दिया। इसके बाद उसने धीरे से राजा को जगाया और बोला, जल्दी चलो, मैं यमदूत हूँ, यमदूत हूँ मैं। तुम्हें यमराज ने बुलाया है, चलो मेरे साथ। तुम्हारे जीवित रहने का समय पूर्ण हुआ, चलो मेरे साथ। राजा के प्राण सूखने लगे। वो बोला, नहीं 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 नहीं, अभी मैं मरना नहीं चाहता। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अच्छा, अगर तुम अभी मरना नहीं चाहते तो एक काम करो, ये काम करने से शायद तुम्हारी जान बच जाए, नहीं तो मेरे बाद कोई दूसरा दूत आएगा और वो अवश्य ही तुम्हारी जान निकाल कर ले जाएगा। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी जान बचाने के लिए आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हूँ, बताइए। अच्छा, तो देर मत करो, तुम जल्दी से उस दूसरे संदूक में बैठ जाओ। मैं बाहर से ताला लगा देता हूँ। यदि मेरे बाद भी कोई यमदूत आएगा तो तुम्हें यहाँ ना देखकर वापस चला जाएगा और तुम बच जाओगे। राजा ने एक भी क्षण की देर नहीं लगाई। उसे भी जब संदूक में बंद कर दिया तो लड़के ने पलंग के नीचे से 4 सोने की ईंटें उठाकर अपने पास रख ली। फिर उसने झटपट राजा का वेश बना लिया। राजा का वेश बनाकर वो महल के बाहर इधर उधर घूमने लगा।
उसने सिपाहियों को डांट कर कहा, खबरदार, अगर एक चींटी भी महल के भीतर घुसी तो सवेरे तुम सबका सर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। और देखो, मैं कुछ देर के लिए नगर में सैर करने के लिए जा रहा हूं, इसीलिए तुम सब और भी होशियारी से पहरा देते रहना। कोचवान से कहो कि जल्दी से गाड़ी महल के दरवाजे पर लगाई जाए। देख क्या रहे हो, जल्दी करो, जाओ। एक सिपाही दौड़कर कोचवान को बुला लाया। गाड़ी महल के दरवाजे पर खड़ी कर दी गई। कोचवान से कहकर लड़के ने दोनों संदूकों को गाड़ी में रखवा दिया और सोने की चारों ईंटें बगल में रखकर गाड़ी में बैठ गया। तेज से तेज रफ्तार से गाड़ी हाँककर कोचवान ने सवेरा होते होते उन्हें सूरजपुर राज्य की सीमा पार करा दी। कुछ ही समय में विधवा का लड़का अपने राज्य में पहुंचकर राजा के दरबार में हाजिर हुआ और उसने सूरजपुर के राजा के पलंग के नीचे की चारों सोने की ईंटें राजा के सामने रख दी। अरे वाह 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 शाबाश मेरे लड़के, शाबाश। तुमने वाकई कर दिखाया, जो कोई सोच भी नहीं सकता तुमने वो कर दिखाया। रुकिए महाराज, जरा इन संदूकों को खोल कर तो देखिए, शायद इसमें भी कुछ माल निकले। राजा को संदूकों की चाबी देकर लड़का अपनी माता से मिलने चला गया। राजा ने दोनों संदूकों को खोला। उनमें सूरजपुर के राजा और उसकी लड़की को देखकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। महाराज, आप बड़े ही योग्य और निपुण हैं। हाँ, हम हार मानकर अपनी लड़की की शादी उस युवक से करना चाहते हैं जिसने ये सब कुछ किया। राजा ने विधवा के लड़के को बुलाकर सूरजपुर के राजा की बात मान लेने को कहा। सूरजपुर के राजा ने जब लड़की की शादी विधवा के लड़के के साथ कर दी तो लड़के ने अपने राजा को बताया। महाराज, अब मैं आपको अपने हंसने और रोने का कारण बताता हूँ। महाराज, बात ये है कि एक रात मैंने स्वप्न में देखा था कि मेरी शादी सूरजपुर के राजा की लड़की के साथ हुई है, राजकुमारी के साथ। इस स्वप्न को सोचकर मैं खुशी के मारे हंस पड़ता था, किंतु दूसरे ही क्षण जब मैं अपनी गरीबी पर विचार करता था तो तुरंत ही रो पड़ता था। अब क्योंकि मेरा स्वप्न साकार हो गया है, इसीलिए मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। राजा ने विधवा के लड़के की प्रशंसा की। उसने हमेशा के लिए उसे सुख साधन देते रहने का वचन दिया।